everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join the Telegram link, you can click on the link given in the description. And today we are going to study the topic Biomolecules. This is a topic from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this we are done with introduction, carbohydrates, proteins and some parts of nucleic acid. Today we are going to deal with the remaining part of the nucleic acid. So let's begin with structure of nucleic acids. If you have missed the previous videos of biomolecule chapter, you can click on the I button above. And today we will see structure of nucleic acids. So nucleic acid, as we have studied in the last video, is present in DNA and RNA both as polymers of nucleotides. तो जैसे आपका प्रोटीन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है, आपका स्टार्च और बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स है, वैसे ही डीएनए और आरएनए पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं. तो न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए एंड आरएनए, और वो किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से. जो बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड्स एक लाइन में जुड़ जाते हैं बनाने के लिए डीएनए एंड आरएनए. अब जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है. उनमें नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. और ये तीनों चीज़ें होने वाले न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ के बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड. तो उनका ज्वाइनिंग कैसे होता है? तो उनका ज्वाइनिंग होता है 3' OH ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड. एक न्यूक्लियोटाइड का 3' OH ग्रुप. प्राइम हम किससे देते हैं? हम प्राइम देते हैं शुगर वाले कार्बन्स को. करेक्ट, हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया है. न्यूक्लियोटाइड्स में प्राइम ये डिजिट यूज होता है शुगर वाले कार्बन्स को, और नॉर्मल 1 2 3 यूज होता है बेस वाले स्ट्रक्चर को. तो 3' OH ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड मतलब जो आपका न्यूक्लियोटाइड का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर ग्रुप है, उसका जो 3' पोजीशन का OH है और जुड़ता है 5' फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड. तो 5' पोजीशन ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, उसको जुड़ता है. तो यहाँ हम देख सकते हैं ये है मेरा पहला न्यूक्लियोटाइड, दैट इज DCMP. D स्टैंड फॉर डीऑक्सी, C फॉर सिस्टोसिन एंड MP फॉर मोनोफॉस्फेट. और दूसरा न्यूक्लियोटाइड है DAMP. वापस D मतलब डीऑक्सी, A मतलब एडेनाइन और MP मतलब मोनोफॉस्फेट. अब DCMP और DAMP दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे बनाने के लिए आपका न्यूक्लिक एसिड. पर जुड़ते वक्त पहले वाले का 3' कार्बन का OH और दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का 5' कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों एंड जुड़ेंगे और ये दोनों बना देंगे आपका टोटल स्ट्रक्चर, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड. ओके, सो इस तरह से जुड़ गए. तो देख सकते हो आप 3' OH ऑफ वन हैज ज्वाइन टू 5' फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड. अब ये दोनों एंड सेम नहीं होते, तो आप देख सकते हो दोनों में फर्क क्या है. पहले वाले एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री है. करेक्ट, तो पहले वाले जो न्यूक्लियोटाइड है वो एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री है. सेकेंड वाले एंड में आपका 3' का OH ग्रुप फ्री है, और इसकी वजह से ये दोनों एंड होते हैं डिफरेंट. तो फर्स्ट एंड को कहा जाता है 5' एंड, जहाँ पे 5' पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो उसे कहोगे 5' एंड. और दूसरे एंड को कहोगे 3' एंड, जहाँ पे आपका OH ग्रुप फ्री है और डिस्टिंग्विशेबल है, उसे कहोगे 3' एंड. तो डीएनए या आरएनए स्ट्रक्चर में दो एंड होते हैं, एक 5' जहाँ फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है और एक 3' जहाँ OH ग्रुप फ्री होता है. तो ये दो एंड्स याद रखने हैं.
तो आपको इसको यदि बेसिकली रिप्रेजेंट करना है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आप ये न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करो या ये न्यूक्लिक एसिड को इस सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करो, तो आपको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो आपको पता है 5' एंड हमेशा आपको लिखना है लेफ्ट साइड पे, 3' एंड हमेशा लिखना है राइट साइड पे। यही सीक्वेंस होता है रिप्रेजेंटेशन का, 5' एट योर लेफ्ट एंड 3' एट योर राइट। अब नेक्स्ट थिंग, 5' पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, इसलिए आपको फॉस्फेट पे ब्रांचिंग नहीं दिखाना है क्योंकि फ्री एंड है। और 3 एंड पे आपका शुगर का OH फ्री है, तो आपको 3' एंड करना है शुगर से। तो 5' एंड हमेशा एंड करना है आपको फॉस्फेट ग्रुप से, और 3' एंड हमेशा एंड करना है आपको शुगर ग्रुप से। अब फॉस्फेट किससे जुड़ा होता है? शुगर से। शुगर आगे किससे जुड़ा होता है? बेस से। तो ये सीक्वेंस ऐसा होता है फॉस्फेट शुगर बेस, और ये सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा हमेशा, फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस। तो फॉस्फेट शुगर बेस ये है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट शुगर बेस से जुड़ा है, और जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट शुगर बेस से जुड़ा, और ये ऐसे जुड़ते गए हैं न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपका पॉलीमर, दैट इज RNA या DNA। तो हमेशा यह सीक्वेंस याद रखिए। ठीक है, मैं वापस बताती हूँ, 5' एंड हमेशा आप लिखोगे लेफ्ट साइड पे, 3' एंड हमेशा लिखोगे राइट साइड पे, 5' एंड हमेशा एंड होता है फॉस्फेट ग्रुप से, इसलिए वहाँ पे फॉस्फेट रिप्रेजेंट करोगे, और 3' एंड हमेशा एंड होता है आपके शुगर से, दैट इज बेस शुगर से, एक्चुअली OH फ्री होता है, तो आप हमेशा उसको एंड करोगे शुगर से। अब फॉस्फेट को जोड़ोगे शुगर, और शुगर को आगे नीचे ब्रांच दिखाओगे बेस से, जो बेस सिर्फ शुगर को जोड़ा और कहीं नहीं। तो सेम थिंग आपको करना है, इस शुगर को आप सेकंड फॉस्फेट से जोड़ना है, और सेकंड फॉस्फेट शुगर से जुड़ा है, फिर आगे वो जुड़ा है बेस से, एंड सो ऑन। इसे यदि आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना, तो ये रहा आपका 5' एंड, ये रहा आपका 3' एंड। 5' एंड पे है फॉस्फेट, दैट इज P, 3' एंड पे है शुगर, दैट इज S, करेक्ट। और फॉस्फेट जुड़ा है शुगर से, शुगर नीचे जहाँ पे भी आप S लिखोगे तो आपको ऑल्टरनेट PS लिखना है, दैट इज फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, ऑल्टरनेट लिखते जाओ, और जहाँ जहाँ S है वहाँ पे आप नीचे B जोड़ दो, क्योंकि S को जुड़ा होता है बेस। तो ये सबसे ईजिएस्ट वे है कि आपको हमेशा शुरुआत कहाँ से करनी है? लेफ्ट साइड से, जहाँ पे लिखोगे आप पहले P, फिर लिखोगे S, फिर ऑल्टरनेट करते जाओगे और एंड करोगे आप S से। तो PS, और जहाँ पे भी S है वहाँ पे आप जोड़ दोगे B। लेफ्ट साइड पे लिख दोगे 5', राइट साइड पे लिख दोगे 3'। ये सबसे इजीएस्ट वे है न्यूक्लिक एसिड रिप्रेजेंट करने का। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, जो अभी हमने देखा, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो भी न्यूक्लिक एसिड का होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, तो कोई भी DNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी कर रहा है अपने साथ, उसमें सब में एक ही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नहीं है। न्यूक्लियोटाइड डिस्टिंग्विश कैसे होगा? फॉस्फेट और शुगर तो सेम है, तो डिस्टिंग्विश होता है बेस से। इसका मतलब हर एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंट बेस प्रेजेंट होगा, किसी में एडेनिन, किसी में ग्वानिन, किसी में थाइमिन, और उनके सीक्वेंस भी अलग होंगे। और ये सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का डिसाइड करेगा कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड, कौन सा DNA क्या इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। ठीक है, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोटाइड का आइडेंटिटी क्या होता है? उसका बेस, क्योंकि सारे न्यूक्लियोटाइड्स में तो सेम थिंग है, शुगर एंड फॉस्फेट, तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ बेस, जो हर एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से अलग बनाता है। और इसलिए डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड्स में डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ बेस होते हैं, और ये डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ बेस डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में। तो सपोज किसी बच्चे को ब्लू आई आया क्योंकि उसकी मम्मी का ब्लू आइज था, तो क्या हुआ? वो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ बेस ने कैरी किया था वो इन्फॉर्मेशन, वो ब्लू आइज वाला इन्फॉर्मेशन। और किसी बच्चे को ब्राउन आइज आया क्योंकि उसकी मम्मी को ब्राउन आइज था, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन दूसरे ये DNA के सीक्वेंस ने कैरी किया था। तो ये सीक्वेंस किसने डिसाइड किया है? बेसिस ने। तो सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन DNA इज इम्पॉर्टेंट टू कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन दी ऑर्गेनिज्म। अब द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो न्यूक्लिक एसिड है वो हमेशा आप बेस से नेम करोगे, और हमेशा शुरू करोगे 5' एंड से और एंड करोगे 3' एंड पे। ठीक है, 5' पे आपका होता है फ्री फॉस्फेट ग्रुप, 3' पे होता है 3rd' को OH ग्रुप फ्री।
आप उसको वन लेटर से भी रिस्पॉन्स कर सकते हो, जैसे CATG। CATG मतलब पहले वाले जो आपका सीक्वेंस है, पहला वाला बेस उसमें है सिस्टोसिन, सेकेंड बेस है एडिनिन, थर्ड बेस है थाइमिन, फोर्थ बेस है ग्वानिन। तो ये बता देता है कि आपके पास है सिस्टोसिन, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, ये वाला न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। आपके पास 4 बेसिस दिए हैं उन्होंने, मतलब आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं जो साथ में जुड़ के बना रहे हैं आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और सीक्वेंस ऐसा है कि पहले न्यूक्लियोटाइड में बेस है सिस्टोसिन, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड में बेस है एडिनिन, थर्ड न्यूक्लियोटाइड में बेस है थाइमिन एंड फोर्थ न्यूक्लियोटाइड में बेस है ग्वानिन। और हमेशा याद रखना है 5 प्राइम एंड को सबसे पहले लिखा जाता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होता है। मतलब आपके 5 प्राइम पोजीशन वाले न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है C वाला बेस, और 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड के पोजीशन में प्रेजेंट है G वाला बेस। तो इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, draw a systematic representation of trinucleotide segment act, that is ACT, of a DNA molecule। तो DNA मॉलिक्यूल का एक छोटा सा सेगमेंट आपको दिया गया है जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड है। कैसे पता है मुझे? क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया है ट्राई न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट। तो इससे मुझे पता है उस सीक्वेंस में 3 न्यूक्लियोटाइड है, और वो 3 न्यूक्लियोटाइड के बेसिस कौन कौन से हैं? A, C एंड T, दैट इज ACT। ठीक है, तो A स्टैंड्स फॉर एडिनिन, C स्टैंड्स फॉर सिस्टोसिन एंड T स्टैंड्स फॉर थाइमिन। A प्रेजेंट है 5 प्राइम एंड में क्योंकि सबसे पहले लिखा गया, और जो सबसे पहले लिखा जाता है वो प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड में। और T प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड में, जो एंड में लिखा जाता है वो प्रेजेंट होता है 3 प्राइम एंड पे। तो आपको एज यूजुअल पहले आपको शुरू करना है 5 प्राइम एंड से, इसलिए सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है फॉस्फेट, और फिर ऑल्टरनेट जाना है, फॉस्फेट फिर शुगर, फिर फॉस्फेट फिर शुगर, फिर फॉस्फेट फिर शुगर। अब आप बात कर रहे हो डीएनए की, डीएनए में शुगर प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोज, हमेशा याद रखिएगा, इसलिए वो डीएनए, डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो इसलिए शुगर की जगह आप डीऑक्सीराइबोज भी लिख सकते हैं, बट एग्जाम में आपको डीऑक्सीराइबोज ये वर्ड याद ना है तो वहाँ शुगर रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई गलत नहीं है। तो पहले आप शुरुआत करोगे फॉस्फेट से, फिर डीऑक्सीराइबोज, फिर फॉस्फेट, फिर डीऑक्सीराइबोज, फिर फॉस्फेट, और थर्ड प्राइम एंड करोगे आप शुगर से, दैट इज ऑफ 3 डीऑक्सीराइबोज। अब पहले वाले डीऑक्सीराइबोज को लगा हुआ है बेस A, सेकेंड वाले डीऑक्सीराइबोज को लगा हुआ है बेस C, और थर्ड वाले डीऑक्सीराइबोज को लगा है बेस T। तो ये हो गया आपका पहला न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया आपका सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, और ये हो गया आपका थर्ड न्यूक्लियोटाइड। और ये तीनों न्यूक्लियोटाइड इस सीक्वेंस में अरेंज होके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड का एक सेगमेंट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया था, बट फाइनली जीत मिली सिर्फ जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को, इसलिए वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये इन्हें मिला था नोबेल प्राइज इसके लिए, ये डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। और उन्होंने किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने, और इसलिए इसे वाटसन क्रिक मॉडल कहा जाता है, और इसे डबल हेलिकल मॉडल भी कहा जाता है। क्यों इसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है? क्योंकि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। ठीक है, तो जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से, और वो एक दूसरे में किस तरह से वाइंड होते हैं? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स में, मतलब आप राइट साइड से ही उसे वाइंड कर सकते हो। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो ये हुआ आपका पहला स्ट्रैंड, ठीक है, और ये है आपका सेकेंड स्ट्रैंड, और ये स्ट्रक्चर जो है राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। राइट हैंडेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राइट साइड से ही बाइंड होता है एक दूसरे में, बाइंड होना मतलब एक दूसरे में लपेट जाना, तो राइट साइड से होता है, इसलिए इसका है राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सेकेंड थिंग है, अब दोनों भी स्ट्रैंड जो हैं, ठीक है, 2 स्ट्रैंड हैं, दोनों एक दूसरे में बाइंड अप है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन होते हैं। कैसे? पहला स्ट्रैंड शुरू होता है 3 प्राइम से, एंड होता है 5 प्राइम पे।
सेकेंड स्ट्रैंड जस्ट उसका उल्टा रहेगा। सेकेंड स्ट्रैंड शुरू होगा 5 प्राइम से, एंड होगा 3 प्राइम पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके डायग्राम में दिखाने के लिए या याद रखने के लिए कि दोनों भी जो स्ट्रैंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन होंगी। फर्स्ट शुरू होगा 3 प्राइम से, एंड होगा 5 प्राइम पे, और सेकेंड शुरू होगा 5 प्राइम से, एंड होगा 3 प्राइम पे। नेक्स्ट थिंग, शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बाहर होता है, और अंदर क्या होता है? अंदर होता है आपके बेसिस जो परपेंडिकुलर होते हैं एक्सिस ऑफ हेलिक्स को। ठीक है, तो आपके जो भी शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन है वो कहाँ प्रेजेंट है? इस स्ट्रक्चर के बाहर के साइड ऐसे। ठीक है, और स्ट्रक्चर के अंदर के साइड क्या प्रेजेंट? तो आप देख सकते हो अंदर के साइड प्रेजेंट है बेसिस, और ये बेसिस किसको परपेंडिकुलर है? ये एक्सिस है। ये एक्सिस जो स्ट्रक्चर के को बीच में से रोटेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये इमेजिनरी एक्सिस होता है एक्चुअली। तो ये एक्सिस को आपके बेसिस परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, सीढ़ियों की तरह प्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और फॉस्फेट और शुगर प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि शुगर और फॉस्फेट का जो बैकबोन है वो प्रेजेंट है आउटसाइड द स्ट्रक्चर, और आपके जो बेसिस है वो प्रेजेंट है इनसाइड, और ये परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर को। अब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कैसे है? ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे है? ये किसके वजह से इतना स्ट्रांग है? तो इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं इन बेसिस के बीच में। जो ये बेसिस प्रेजेंट होता है एक 3 प्राइम एंड पे, एक 5 प्राइम एंड के स्टैंड पे, तो ये बेसिस एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं और स्टेबलाइज्ड बनाते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे लैडर लाइक अपीयरेंस देते हैं। लैडर लाइक मतलब सीढ़ियों की तरह। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा कि ये स्ट्रक्चर में सीढ़ियाँ बनी हुई है, करेक्ट। तो ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो डीएनए स्ट्रक्चर को एक सीढ़ियों की तरह अपीयरेंस दे रहे हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे भी किसके साथ भी नहीं हो सकता। कोई भी बेस जाके किसी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, उनके पेयर्स फिक्स है। तो याद रखिए, एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो आप जब भी एडेनाइन को हाइड्रोजन बॉन्ड करना है आपको डीएनए स्ट्रैंड में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो थाइमिन के साथ ही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ग्वानिन हमेशा सिस्टोसिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि कोई भी बेस किसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ये क्वेश्चन आता है कि एडेनिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? तो एडेनिन बनाता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन बनाता है सिस्टोसिन के साथ। तो ए हमेशा बनाता है टी के साथ, दैट इज एडेनिन थाइमिन के साथ, और सिस्टोसिन ग्वानिन के साथ, दैट इज सी हमेशा बनाता है जी के साथ। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कितना भी कैसे भी नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एक अमाउंट है। जब सी और जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, दैट इज ग्वानिन जब सिस्टोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तब वो हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो देखिए, सिस्टोसिन जब भी ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे इस तरह से। और जब एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो सिर्फ वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा इस तरह से। तो आपको ये पेयर से याद रखना है, ग्वानिन ऑलवेज मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सिस्टोसिन एंड ए ऑलवेज मेक, दैट इज एडेनिन ऑलवेज मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद थाइमिन। तो आपको याद रखना है GCAT। GC3 मतलब वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और AT2 दैट इज एडेनिन और थाइमिन सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और इस तरह से ये डीएनए स्ट्रक्चर है। बट याद रखिए, आरएनए के स्ट्रक्चर इसके अलग है, क्योंकि आरएनए में होता है सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड। तो आरएनए में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है। ठीक है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसलिए उसमें 2 स्ट्रैंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल। तो आपको डीएनए मॉलिक्यूल में पता है 2 स्ट्रैंड होते हैं, करेक्ट, और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री रन होते हैं। तो पहला स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको इसका यूज करके सेकंड स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिखना है। बहुत इजी है। तो आप पूछिएगा कैसे?
क्योंकि पहले स्ट्रैंड का दिया है ठीक है, पर मैं सेकेंड स्ट्रैंड में क्या लिखूँ और कैसे लिखूँ? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि पहले स्ट्रैंड का जस्ट अपोजिट होता है सेकेंड स्ट्रैंड में। तो पहला स्ट्रैंड शुरू हो रहा है 5 प्राइम से, एंड हो रहा है 3 प्राइम पे। तो ऑब्वियसली आपका सेकेंड स्ट्रैंड शुरू होगा 3 प्राइम से और एंड होगा 5 प्राइम पे, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड अपोजिट होने चाहिए। तो पहला 5 प्राइम पे शुरू होकर 3 प्राइम पे एंड हो रहा है, इसलिए दूसरा 3 प्राइम से शुरू होकर 5 प्राइम पे एंड होगा। नेक्स्ट थिंग, ए जो बेस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन है? टी, क्योंकि ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए ए के सामने आप टी लिखोगे। सी के सामने आप हमेशा क्या लिखोगे? जी, क्योंकि सी हमेशा जी के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ए टी एंड सी जी, ये सीक्वेंस याद रखिए। तो ए के सामने टी लिखो, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी और सी के सामने जी। और इस तरह से आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार हो गया। और ये हो गया आपका डीएनए का एक सेगमेंट, जहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम एंडिंग है और दूसरे स्टेटमेंट का 3 प्राइम स्टार्टिंग 5 प्राइम एंडिंग, और ए के सामने टी और सी के सामने जी। और इतने इजी तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद रखिएगा। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyadoubts04@gmail.com. And if you liked my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, a person who never made a mistake, never tried anything new. So do something worth remembering. That's all for today. Thank you. Stay tuned.